तो कहानी की शुरुआत में हमें मार्स प्लेनेट को दिखाया जाता है। इस प्लेनेट पर एसिडिलिया प्लेनिटिया नाम करके एक जगह है जहां पर नासा का एरिस लैंडिंग 3 साइट है, जहां पर नासा के क्रू मेंबर रह करके कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। दरअसल ये सभी क्रू मेंबर मार्स मिशन पर आए हैं। इन सभी क्रू मेंबर में पूरे 6 लोग थे। कुछ लोग बाहर काम कर रहे थे और वहीं कुछ लोग अंदर के साइड में अपना काम कर रहे थे। और मार्स पर इनको 18वां दिन हो चुका था। नासा के कंट्रोल सेंटर से इन्हें पहले ही आगाह कर दिया गया था कि इनके तरफ तेज तूफान आ रहा है, लेकिन ये लोग इस तूफान को ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं और अपना काम को चालू रखते हैं। इन सभी क्रू मेंबर को ऐसा लगा कि जब तक वो तूफान इनके पास आएगा तो ये लोग तब तक अपना काम करके निकल चुके होंगे, लेकिन इनसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है। ये लोग जैसे ही एयर लॉक को खोलते हैं तो तूफान की वजह से ये लोग काफी दूर चले जाते हैं, जिसकी वजह से अब सभी लोगों को तूफान से होकर के अपने यान तक जाना था। इसी बीच एक मलबा जा करके एक क्रू मेंबर से टकरा जाता है और वो काफी दूर तक फेंका जाता है। अब सभी क्रू मेंबर उस मेंबर को ढूंढ रहे थे कि आखिर वो गया कहाँ, लेकिन इतने ज्यादा आंधी तूफान के बीच में उसका कुछ भी आता पता नहीं था। इसी बीच इनके सामने एक और समस्या आ जाती है। तूफान की वजह से इनका जो रॉकेट था वो अब तिरछा हो रहा था, मतलब कि इनका रॉकेट नीचे गिरे उससे पहले ही इन्हें अंदर आकर के यहाँ से निकलना होगा। हालांकि सभी क्रू मेंबर उस रॉकेट के अंदर चले जाते हैं, लेकिन इनकी कमांडर लुइस को अभी भी उस मेंबर की फिक्र हो रही थी। जब सभी क्रू मेंबर रिक्वेस्ट करते हैं तो कमांडर भी रॉकेट के अंदर आ जाती है और इसके बाद ये लोग रॉकेट के जरिए मार्स प्लेनेट को छोड़ करके ब्रह्मांड में चले जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को अब मालूम चल चुका था कि उस क्रू मेंबर की मौत हो चुकी है। ये बात नासा के कंट्रोल सेंटर में भी बता दिया जाता है। यहाँ हमें नासा के डायरेक्टर टेडी सेंटनर को दिखाया जाता है, जो सभी को बताते हैं कि मार्स मिशन पर जाने वाले 6 क्रू मेंबर में से एक मेंबर की मौत हो चुकी है और ये खबर चारों तरफ फैल चुकी थी। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें मार्स प्लेनेट को दिखाया जाता है। काफी समय के बाद जो आंधी तूफान था वो शांत हो चुका था और यहाँ पर हमें उस क्रू मेंबर को दिखाया जाता है जिसके ऊपर मलबा गिरा था और इस क्रू मेंबर का नाम मार्क वोर्डनी है। दरअसल मलबा गिरने की वजह से उसके पेट पर एक छोटा सा जख्म लग चुका है, जिसके अंदर ये लोग रहते थे उसे हैप कहा जाता है। अब वो उसके अंदर जाता है और अपने जख्म को ठीक करने की कोशिश करता है। दरअसल मलबे का एक छोटा सा टुकड़ा उसके पेट में फंसा हुआ था, जिसको वो बाहर निकाल देता है। अब इसके बाद वो जा करके वीडियो कैमरा को ऑन करता है और वीडियो में वो कहता है कि मेरे क्रू मेंबर मुझे मार्स प्लेनेट पर छोड़ करके जा चुके हैं। हालांकि इस चीज में उनकी जरा से भी गलती नहीं है, क्योंकि माहौल ही ऐसा था कि न चाहते हुए भी उन्हें यहाँ से जाना पड़ता है। अब मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि मैं यहाँ पर अब कब तक जिंदा रहूंगा और अब मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि वे लोग मेरी हेल्प करने के लिए दोबारा आएंगे, क्योंकि सबको यही लग रहा होगा कि मेरी मौत हो चुकी है। इसके बाद वो जा करके खाने पीने के सामान को इकट्ठा करता है और ये देखता है कि आखिर वो उस सामान को कितने दिनों तक चला सकता है। इस तरीके से धीरे धीरे समय बीत रहा था। वो हार नहीं मानता है, बल्कि ये सोचता है कि इस जगह पर कैसे सरवाइव किया जाए। वो बुरे ख्यालों को सोच करके आगे कुछ करने की सोचता है। वो जा करके सोलार सिस्टम को ठीक करता है ताकि उसे बिजली मिलता रहे। वो अपने हैब में से सारे फालतू के सामान को बाहर निकालता है और उस जगह को खेती लायक जगह बनाने लगता है। उसे नहीं पता था कि वो जो कर रहा है उसमें वो सफल होगा या नहीं, लेकिन फिर भी वो आलू बोने के लिए मिट्टी ले करके अपने हैब के अंदर जाता है और जो क्रू मेंबर का पोटी था उसी को निकाल करके वो खाद बनाता है। खाद डालने के बाद आलू काट करके वो बोना शुरू कर देता है। इस तरीके से अब उसे मार्स पर रहते हुए 36 दिन बीत चुके थे। उसने आलू को तो बो दिया था, लेकिन उसकी सिंचाई करना भी जरूरी था, इसलिए वो जुगाड़ लगाता है और अंदर ही पानी को वाष्प बनाने की कोशिश करता है, ताकि जब पानी वाष्प बन जाए तो वो सभी पौधों पर आकर के गिर जाए। लेकिन उसके मुंह से जो ऑक्सीजन निकलता है उसी की वजह से एक तेज धमाका होता है। बाद में उसे इस बात का एहसास होता है कि जिस एक्सपेरिमेंट को उसने किया था उसमें अगर ऑक्सीजन का मिश्रण हो जाता है तो धमाका होना पक्का था। खैर, इसके बाद वो इस बात का ध्यान रखता है और फिर से काम करना शुरू कर देता है और इस बार वो अपने काम में सफल हो जाता है। पानी वाष्प बन करके चारों तरफ फैल जाता है और पौधों के ऊपर गिरने लगता है। इस तरीके से वो सारे पौधों की सिंचाई कर देता है। धीरे धीरे दिन बीत रहा था और वो अपने काम को जारी रखा हुआ था और कुछ दिनों के बाद उसके जमीन से पहला पौधा बाहर निकलता है, जिसे देख करके वो बहुत खुश था। नासा के डायरेक्टर टेडी सेंटनर को दिखाया जाता है। दरअसल इन लोगों ने जब से मार्क वोर्डनी को मृत घोषित किया है तब से इन लोगों ने अपने स्पेस सेंटर में किसी भी मिशन को पूरा नहीं किया। नासा का लास्ट मिशन टू मार्स था,
था। यहाँ हमें सीन कट के विसेंट को दिखाया जाता है जो उसी मिशन के डायरेक्टर थे। अब उन्हें इस बात से दिक्कत हो रही है कि आखिर नासा कोई मिशन पूरा क्यों नहीं कर रहा है। इसी वजह से वो डायरेक्टर से आकर के मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि मिशन के दौरान बड़ी बड़ी घटनाएं होती रहती हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम आगे चल करके मिशन को करना ही बंद कर दें। हमें फिर से मिशन टू मार्स को शुरू करना होगा, तभी हमसे कुछ हो पाएगा, तभी हम देश का विकास कर पाएंगे। तभी सैडनर कहता है कि वोर्डनी की मौत को कोई भूला नहीं है। अगर हम फिर से कुछ करना चाहेंगे तो जनता फिर से भड़क जाएगी। यहाँ से सीन कट करके हमें नासा कंट्रोल सेंटर को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की मिंडी पार्क काम करती है। रात के समय में जब कोई नहीं था तो वो सैटेलाइट के जरिए मार्स को देखने की कोशिश करती है। वो ये देखने की कोशिश कर रही थी कि आखिर मार्क वोर्डनी की बॉडी कहाँ पड़ी हुई है, लेकिन वहाँ पर उसे तो कुछ और ही दिखाई देता है। उससे मालूम चलता है कि किसी ने एक सामान को हटा करके दूसरी जगह पर रखा है। ये बात वो सैडनर और विसेंट दोनों को बताती है। अब ये लोग इस बात को कंफर्म करने में लगे हुए थे कि आखिर उन सामान को हटाया कौन, मतलब कि वो तूफान की वजह से हटा है या फिर किसी ने हटाया है। और कुछ समय के बाद इन्हें मालूम चल जाता है कि उन सामानों को किसी इंसान ने ही हटाया है और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि मार्क वोर्डनी है जो मार्स पर जिंदा है। जब ये बात मीडिया को बताया जाता है तो वो कई सारे सवाल नासा के डायरेक्टर से पूछने लगते हैं। वोर्डनी को मार्स पर रहते हुए लगभग 70 दिन बीत चुके थे। उसे ये बात तो पता था कि आज से 4 साल बाद एक और मिशन मार्स पर शुरू होने वाला था, लेकिन जहाँ पर वे लोग लैंड करने वाले थे वो साइड दूसरी थी, यहाँ से काफी दूर। और इसी वजह से वो अपने सोलार पैनल को चार्ज करके रोवर की मदद से धीरे धीरे उस जगह पर जाने की कोशिश करने वाला था। वो दिन में सोलार पैनल को चार्ज कर लेता था और रात के समय में रोवर की मदद से उस जगह पर जाने की कोशिश करता है। इस दिनचर्या को वो हर दिन करता था और अपनी मंजिल पर जाने की कोशिश करता। सीन कट करके हमें ब्रूस और उसकी टीम को दिखाया जाता है जो नासा में काम करते हैं। इनकी टीम जेट और रॉकेट के अंदर काम करती है। दरअसल नासा के डायरेक्टर ब्रूस के टीम के साथ मिल करके रॉकेट के जरिए वोर्डनी तक सामान पहुंचाना चाहते थे। इधर वोर्डनी के जो आलू की फसल थी वो हो चुकी थी, जिसके बाद वो आलू को खोद करके जमीन से निकाल रहा था। इसी आलू को खा करके वो आगे भी जिंदा रहने वाला था। इसी के साथ वो अपने मंजिल तक पहुंचने के सफर को भी जारी रखता है। सैटेलाइट के जरिए ये लोग वोर्डनी पर नजर रख रहे थे, लेकिन इन लोगों को ये मालूम नहीं चल रहा था कि आखिर वो कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद ये लोग थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और इस बात का पता लगाने की कोशिश करते हैं और इन्हें मालूम चल जाता है कि आने वाले समय में जिस जगह पर रॉकेट लैंड होने वाला है उसी जगह पर वो जाने की कोशिश कर रहा है। इधर वोर्डनी का रोवर बंद हो चुका था, इसलिए वो रुक करके सोलर पैनल को चार्ज करने लगता है और इसी जगह पर उसे एक सामान दिखाई देता है जो मिट्टी से ढका हुआ था। जब वो उसे खोद करके बाहर निकालता है तो उसे मालूम चलता है कि ये तो एक बाथ फाइंडर है। यह एक ऐसा साधन है जिससे पृथ्वी को इससे कनेक्ट किया जा सकता है। वोर्डनी को मार्स पर रहते हुए 109 दिन बीत चुके थे। बाथ फाइंडर को बाहर निकालने के बाद उसे वो ठीक करने की कोशिश करता है ताकि वो उसे ठीक करके पृथ्वी से संपर्क कर सके। इधर जो विसेंट था वो भी अपनी टीम के पास जाता है और बाथ फाइंडर को चालू करने के लिए कहता है। अब बाथ फाइंडर को चालू करने के बाद जो मार्स पर वोर्डनी के पास बाथ फाइंडर था वो इनके साथ संपर्क में आ जाता है। इसके बाद वोर्डनी बाथ फाइंडर पर जो कैमरा लगा हुआ था उसके सामने कुछ लिख करके रखता है, जिसे जब विसेंट देखता है तो कैमरे को यस के ऊपर हिलाता है और इससे वोर्डनी को मालूम चल जाता है कि वे लोग उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। अब वोर्डनी को ये बात तो मालूम चल चुका था कि पृथ्वी पर जो भी लोग हैं उन्हें मालूम चल चुका है कि वो मार्स पर जिंदा है, यानी कि अब उसे बचाने के लिए कुछ न कुछ जरूर किया जाएगा। अब बाथ फाइंडर के जरिए इन लोगों के बीच बातें होना शुरू हो जाती है और इसके बाद ये लोग रोवर को बाथ फाइंडर के फ्रिक्वेंसी से जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों के बीच टाइपिंग के जरिए बात होना शुरू हो जाता है। विसेंट वोर्डनी से पूछता है कि वहाँ तुम कैसे हो और क्या हाल है, तो वोर्डनी लिख करके इन्हें बताता है कि वो वहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक है, जिसे पढ़ करके सभी लोगों के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद वोर्डनी पूछता है कि क्या उसके क्रू मेंबर को पता है कि वो जिंदा है कि नहीं, तो विसेंट उसे बताता है कि उसके क्रू मेंबर को अभी तक ये बात नहीं बताया गया है। और जब वोर्डनी को ये मालूम चलता है तो वो इन लोगों के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से की वजह से इन लोगों को गालियां लिख करके भेजने लगता है। इसके बाद नासा के डायरेक्टर ये डिसाइड करते हैं कि उसके क्रू मेंबर को बता देना चाहिए कि वोर्डनी जिंदा है। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें हर्मीस को दिखाया जाता है जो मिशन मार्स के लिए निकला था और इसके अंदर जो क्रू मेंबर थे अब वे सभी लोग पृथ्वी पर घर वापसी रवाना हो रहे थे। वोर्डनी की मौत को लेकर के लुइस को अभी भी बहुत अफसोस था। खैर उसी समय सभी क्रू मेंबर के पास एक वीडियो रिसीव होता है। उस वीडियो के द्वारा इन लोगों को मालूम चलता है कि वोर्डनी अभी भी जिंदा है और वो मार्स पर सरवाइव कर रहा है। हम उसे वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नासा का जो अगला मिशन है वो 4 साल बाद होगा और 4 सालों तक वो वहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकता है। इसी वजह से हमें ही कुछ करना होगा। यह जान करके अब लुइस को अपने आप पर बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था, क्योंकि वो कमांडर थी और उसे अफसोस इस बात का हो रहा था कि उसी ने ही
वोडनी को उस जगह पर छोड़ आई। खैर अब वोडनी को मार्स पर रहते हुए 128 दिन बीत चुके थे और वो सरवाइव करने के लिए आलू की फसल को ही करता था और उसे करके वो आलू की फसल को बढ़ा रहा था ताकि वो आगे चल करके सरवाइव कर सके। अब एक दिन रात के समय में वो अपने हैब को बंद करके रोवर के अंदर जाता है। जैसे ही वो बटन को दबाता है तो एक तेज धमाका होता है और ये धमाका हैब के अंदर हुआ था, इसलिए सब कुछ तबाह हो जाता है। सब कुछ तबाह होने का मतलब जो आलू की खेती उसने किया था वो सब कुछ खत्म हो जाता है और इसी बात को लेकर के वो बहुत गुस्सा था क्योंकि एक आलू के फसल से ही तो उसका गुजारा हो रहा था। अब इस मैसेज को वो पृथ्वी पर भेजता है जिसकी वजह से इस धमाके के बारे में सबको मालूम चल जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वोडनी हार नहीं मानता है। वो सारे सामान को बाहर निकालने के बाद हैब को फिर से ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन अब आलू की फसल फौरन तैयार होने वाला था नहीं, इसलिए उसके पास जो आलू था उसे वो कई हिस्सों में बांट देता है और इस तरीके से वो अब बहुत ही कम से कम खाना खाने की कोशिश करता है। अब इधर में नासा को दिखाया जाता है जो रॉकेट के जरिए वोडनी के पास सामान भिजवाने वाला था और ये मिशन बहुत ही जल्दी में होता है। इस रॉकेट का काम था सिर्फ सामान को वोडनी के पास पहुंचाना, ये दोबारा वापस नहीं आने वाला था। सही सलामत रॉकेट लॉन्च हो जाने के बाद अपने मंजिल की तरफ जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो रॉकेट वायुमंडल में पहुंचता है तो उस रॉकेट के साथ बहुत ही बुरा होता है। वो रॉकेट आसमान में ही खत्म हो जाता है जिसकी वजह से ये लोग अपने मिशन में भी फेल हो जाते हैं और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। अब इसके बाद वोडनी अपने क्रू मेंबर के पास मैसेज करता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है। मैसेज रिसीव हो जाने के बाद कमांडर लुइस ये डिसाइड करती है कि वो वापस जा करके वोडनी को बचाने की पूरी कोशिश करेगी। अब इस तरीके से पूरे 7 महीने बीत चुके थे और वोडनी को मार्स पर रहते हुए 461 दिन हो चुके थे और इसी वजह से उसके शरीर में बहुत ज्यादा बदलाव आता है। अभी तक वो रुका नहीं था, वो अपने मंजिल तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहा था और जब बैटरी बैठ जाती थी तो सोलर पैनल को रुक करके चार्ज करता था और इस तरीके से अब 538 दिन बीत चुके थे और इस तरीके से वो एरिस 4 नासा के लैंडिंग साइट पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद उसे लैंड किया हुआ रॉकेट भी दिखाई देता है। वो उसके अंदर जाने के बाद मेन सामानों को उसमें से निकालने लगता है क्योंकि वायुमंडल में तेजी से उड़ने के लिए उसे हल्का करना बहुत ही जरूरी था। ये सब बातें वोडनी को पृथ्वी पर से ही सब कुछ बता दिया गया था और अब कई महीने बीत जाने के बाद क्रू मेंबर दोबारा यान को लेकर के मार्स प्लेनेट के पास आकर के पहुंच चुके थे। 561 दिन बीत चुका था और आज के दिन वोडनी दोबारा अपने पृथ्वी पर लौटने वाला था और इस नजारे को पूरी दुनिया देख रही थी। वो देखना चाहते थे कि नासा दोबारा से वोडनी को पृथ्वी पर ला पाएंगे या नहीं और इसी वजह से अब पूरी दुनिया की नजर नासा के ऊपर टिकी हुई थी। वोडनी के क्रू मेंबर मार्स के पास पहुंच जाने के बाद उससे संपर्क करते हैं। उससे कहा जाता है कि वो अच्छे से रॉकेट में बैठ जाए, हम उसे लेने के लिए वापस आ रहे हैं। वोडनी भी काफी एक्साइटेड था और वो रोने भी लगता है। खैर अब कुछ समय के बाद रॉकेट को लॉन्च किया जाता है और पूरी कोशिश किया जा रहा था कि उस रॉकेट को वायुमंडल में काफी स्पीड से भेजा जाए, तभी उसका रॉकेट क्रू मेंबर के पास पहुंच पाएगा। काफी स्पीड की वजह से अंदर ही वोडनी बेहोश हो जाता है। अब उसका जो लैंडर था वो रॉकेट से अलग हो जाता है और वो वायुमंडल में चारों तरफ घूम रहा था। इस बार कमांडर लुइस किसी और को नहीं भेजती हैं बल्कि वो खुद वोडनी को बचाने के लिए जाती हैं। इनके यान से वोडनी की स्पीड और दूरी बहुत ज्यादा था। इसके बाद कमांडर लुइस अपने यान से बाहर निकल करके वोडनी को पकड़ने के लिए जाती हैं, लेकिन वोडनी काफी दूर होने की वजह से रस्सी छोटी पड़ रही थी। इसके बाद वो खुद अपने सूट में छेद कर देता है और प्रेशर की वजह से लैंडर से बाहर आकर के वायुमंडल में उड़ने लगता है और वोडनी उसी प्रेशर का इस्तेमाल करके कमांडर लुइस के पास चला आता है। जैसे ही वो उसके पास जाता है तो ये लोग फौरन रस्सी को यान के अंदर खींच लेते हैं और इस तरीके से ये लोग मार्क वोडनी को बचा लेते हैं। वोडनी को दोबारा हासिल करने के बाद पृथ्वी पर रहने वाले लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं। वोडनी को अंदर लाने के बाद वो अपने क्रू मेंबर से मिलता है और उसके क्रू मेंबर भी उसे देख करके बहुत खुश थे। इस तरीके से ये लोग अपने साथ वोडनी को भी पृथ्वी पर लेकर के आते हैं और अब उसका आज पृथ्वी पर पहला दिन था।